डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। रिसेंटली डीआरडीओ ने एक नए रॉकेट स्लेट इजेक्शन टेस्ट को अंजाम दिया है, जिससे कि पता ये चलता है कि इंडिया का फाइटर एयरक्राफ्ट सेफ्टी फ्रेमवर्क अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ना तो सिर्फ ये इंडिया के फाइटर एयरक्राफ्ट सेफ्टी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करता है, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो हम समझ सकते हैं कि इंडिया कुछ उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास डोमेस्टिकली इस टेस्ट को परफॉर्म करने की कैपेसिटी या क्षमता है। तो आइए समझते हैं इस पूरे मामले को डिटेल से। सबसे पहले जो टेस्ट हुआ था, इसको हम हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट कहते हैं। हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट इसलिए क्योंकि इस टेस्ट में रेलवे की पटरियों जैसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें वायुयान या फाइटर एयरक्राफ्ट के आगे वाला जो स्ट्रक्चर है, आगे का जो ढांचा है, उसको उस पे स्टेशन किया जाता है और फिर रॉकेट के मदद से उसको कंट्रोल्ड स्पीड दिया जा सकता है, जो कि एज हाई एज 800 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच सकता है। तो इस कंट्रोल कंडीशन में, जो कि जैसा कि एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस करता है अपनी रियल फ्लाइट के दौरान, उस तरह का ऑथेंटिक टेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है। ये इन हाउस टेस्टिंग कैपेबिलिटी अभी बस कुछ देशों के पास है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, और अब भारत भी इस टेस्टिंग फैसिलिटी को करने में सक्षम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इन्वॉल्व हैं उनकी बात करें, तो सबसे पहले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अपार्ट फ्रॉम दैट एडीए जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि अभी हमने देखा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को भारतीय वायुसेना ने इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है, और इसलिए इस टेस्टिंग के दौरान भी अगर हम स्ट्रक्चर और फ्रेम की बात करें तो उसमें तेजस फ्रेम का ही यूज किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन एयरफोर्स, ऑब्वियसली क्योंकि वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि उनको ही फाइनली एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है, और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने भी इस टेस्ट को विटनेस किया और समझा कि कैसे वायुयान और उसमें जो इजेक्शंस होती हैं पायलट की जब कभी दुर्घटना होता है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं। जो टेस्ट साइट है वो कि टीबीआरएल चंडीगढ़ में लोकेटेड है। रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट आरटीआरएस फैसिलिटी इसको बोलते हैं, और ये जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही रन किया जाता है। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरडीएल। अगर हम पूरे टेस्ट के एनालिसिस को और परफॉर्मेंस को समझें, तो ये ग्राउंड बेस्ड रॉकेट प्रोपेल टेस्ट है, यानी कि ग्राउंड पे ही रेलवे ट्रैक पे एयर फ्रेम को काफी तेज गति दिया जाता है रॉकेट को फायर करने के बाद, और ये पूरी तरह से एयरक्राफ्ट के फ्लाइट को साइमुलेट करता है, किस तरह का प्रेशर, किस तरह का टर्ब्यूलेंस एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस कर सकती है। ये डुअल स्लेट सिस्टम यहाँ यूज होता है, और एलसीए 4 बॉडी लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट 4 बॉडी को यहाँ पे माउंट किया गया था। Now, before moving forward, I would want to bring your attention to the fact that Legacy AS Academy, we are going to soon commence batches. The regular weekday batches are going to start on 15th of December, 19th of January, and 16th of March. At the same time, the weekend batches is for those students who are preparing for this examination along with full-time studies and full-time job. The weekend batches are going to commence on 27th of December, followed by 14th of February, and then further 18th of April. Now, in this particular program, we ensure comprehensive coverage of GS paper. We also ensure one-to-one mentorship and doubt solving sessions. Regular interaction with educators is something that we encourage students to participate in, because it ensures that they do not carry doubt along with themselves in the home. At the same time, it also inspires students to be right on the track for this examination. Now, as we know that UPSC requires integrated approach of preparation, that is why we encourage a student to participate in daily mains answer writing. Based on the feedback, they can further enhance their performance. At the same time, as you have to be aware about your strengths and weaknesses. Test series for both prelims and mains examination is something we have incorporated in our program as well. Now, if you want to know more detail about the course programs in future, you can click the link in the description box of this particular video. You can also dial the number being displayed here on the screen, and you are most welcome to download our Legacy AS app, which will obviously help you in the preparation for civil services. At the same time, if you are enjoying the video, please click the like button and subscribe to our channel. नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्यों हम बोल सकते हैं कि रॉकेट स्लेट टेस्टिंग इंडिया के लिए या किसी भी देश के लिए मैटर करता है। तो सबसे पहला बात तो यह है कि हमें साइमुलेशन चाहिए एरोडायनेमिक सिचुएशन का, एरोडायनेमिक फोर्सेस का, जिस पे जो एक्ट करती हैं एयरक्राफ्ट पे जब एयरक्राफ्ट 700-800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हो। यानी कि अगर हम इस टेस्ट फैसिलिटी का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं रियल फ्लाइट कंडीशंस का जो इफेक्ट आता है, रियल फ्लाइट कंडीशन है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से साइमुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हाई स्पीड इजेक्शन टेस्टिंग जो होती है उसको भी हम सेफली मॉनिटर कर सकते हैं। हाई स्पीड इजेक्शन टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि जब कभी एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एयरक्राफ्ट ऐसा लग रहा है कि अब एयरक्राफ्ट को किसी भी तरह से और इन फ्लाइट रखा नहीं जा सकता है, उसके बाद पायलट के पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि वो एयरक्राफ्ट को
जाने दे, कॉकपिट से वो एग्जिट कर जाए थ्रू द इजेक्शन सीट। नाउ अगर हम देखें कि ये क्रिटिकल सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सिस्टम एयरक्राफ्ट में, स्पेशली फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में ये होता है, और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस वन बाय वन, बहुत सारे स्टेप्स वन बाय वन आते हैं, और अगर एक भी स्टेप में भी मिली सेकेंड्स का कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे पायलट की फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है। यानी कि इस सिस्टम का एफिशिएंटली वर्क करना, इससे डायरेक्ट रिलेशन होता है कि पायलट की जान बचने की संभावना कितनी ज्यादा है अगर वो कॉकपिट से इजेक्ट करता है। कैनोपी सेवरेंस, इजेक्शन सीट्स, रिकवरी सीक्वेंस, ऑल सब इस सारे टेस्टिंग फैसिलिटीज में आते हैं। नाउ सबसे पहले अगर हम समझें कि चैलेंजेस क्या होते हैं किसी भी डायनेमिक इजेक्शन में। डायनेमिक इजेक्शन का मतलब कि आप एयरक्राफ्ट से उस समय इजेक्ट कर रहे हैं जब एयरक्राफ्ट अपने फुल स्पीड के साथ एयर में एयरबॉर्न है। उस समय बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जो कि जीरो स्पीड टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, उनको अच्छी तरह से समझा नहीं जा सकता है। इसका रीजन सबसे पहला ये है कि हमें ये क्लियर नहीं होता है कि किस एल्टीट्यूड पे पायलट को इजेक्ट करना पड़ेगा। कई बार हाई एल्टीट्यूड, कई बार लो एल्टीट्यूड से इजेक्ट करना होता है। दूसरा, सुपरसोनिक स्पीड, क्योंकि बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास सुपरसोनिक स्पीड से चलने की क्षमता रखते हैं। इस वजह से उस केस में इजेक्शन हो तो किस तरह से सिस्टम परफॉर्म करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, एयरक्राफ्ट पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है, वो या तो स्पिन कर रहा होता है इंजन में किसी प्रॉब्लम के कारण, या फिर वो इन्वर्टेड हो सकता है, या फिर किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कि इंजन में प्रॉब्लम हो गया या फायर हो गया या किसी अटैक के कारण एयरक्राफ्ट को एग्जिट करना पड़ रहा है, उस समय जो पायलट की सर्वाइवल की चांसेस है वो पूरी तरह से इस पे डिपेंड होती है कि सारा जो सिस्टम से जो सीक्वेंस है इजेक्शन में वो प्रॉपर्ली क्लियर टाइम फ्रेम के अनुसार परफॉर्म करे। इवन मिली सेकेंड टाइमिंग डिफरेंस के कारण पायलट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। सेफ्टी असेसमेंट की बात करें तो इस जो टेस्ट किया गया था इसमें ह्यूमन लाइक इंस्ट्रूमेंटेड डमीज को रखा गया था। ये डमी का यूज होता है वो एंथ्रोपोलॉजी के मेजरमेंट के अनुसार यूज होता है ताकि हमें पूरी तरह से स्ट्रेस जो एक्सपीरियंस कर रही है बॉडी उसका पता चल सके। सो ग्रेविटेशनल लोड जिसको हम बोलते हैं, किस तरह का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, नेगेटिव जी, पॉजिटिव जी, किस एक्सेलरेशन के साथ फोर्स लग रहा है और किस एक्सेलरेशन के साथ एयरक्राफ्ट से पायलट को एग्जिट करना पड़ रहा है। जो रोटेशनल फोर्स है जिनको हम मोमेंट्स बोलते हैं, अगर एयरक्राफ्ट स्पिन कर रहा है तो अगर पायलट इजेक्ट करता है उस समय पायलट भी हो सकता है कि रोटेट करने लगे। तो इन सारे फोर्सेस के स्टडी के बाद ही हम इजेक्शन सीट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं और उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ग्राउंड प्लस ऑन बोर्ड इमेजिंग कैप्चर की गई है पूरे टेस्ट के दौरान, इंटायर सीक्वेंस के दौरान, ताकि हम इनको मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव बना पाए। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में, क्योंकि सबसे पहले तो अगर हम पहले भी हम ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की टेस्टिंग को हम अपने एयरक्राफ्ट के लिए पहली बार कर रहे हैं, पहले भी हम इस तरह का टेस्टिंग कर चुके हैं, बट वो जो टेस्टिंग होती थी वो सारी आउट ऑफ इंडिया होती थी और उसमें जो उसके एक्सपेंस है, कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा हाई हो जाते थे। तो एज पर एक्सपर्ट इंडिया में अगर हम इस तरह की टेस्टिंग करते हैं तो कॉस्ट जो है वो 1/4 to 1/5 रिड्यूस हो जाएंगी, जिसका कि क्लियर कट इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड, हमें फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल फॉरेन टेस्टिंग फैसिलिटीज पे जो हमारी अभी डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। और ओवरऑल अगर हम फ्यूचर फाइटर प्लेटफॉर्म की बात करें, अगर हम इस सारे प्लेटफॉर्म को, इजेक्शन सीट्स को अगर हम इन हाउस ही डोमेस्टिकली अगर हम इसको वेरीफाई कर पाते हैं तो इसका मतलब जो अप्रूवल है वो काफी स्पीड से मिल सकता है, काफी जल्दी मिल सकता है, जिससे कि पूरे एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में भी एक बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल चूंकि गवर्नमेंट का अभी पूरा फोकस है आत्मनिर्भर भारत की तरफ, इंडिजिनस इकोसिस्टम को क्रिएट करना, स्पेशली क्रिटिकल सेक्टर्स सच एज डिफेंस में, तो कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग फैसिलिटीज और टेस्ट का सक्सेस इस डायरेक्शन में भी पॉइंट कर रहा है। पायलट सेफ्टी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन अपग्रेड, इन सारे सिस्टम्स में हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। प्लस एरोस्पेस इनोवेशन में भी हम कुछ हद तक और बहुत हद तक सेल्फ रिलायंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ओवरऑल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है और कहा है कि इस तरह के टेस्टिंग फैसिलिटीज ये क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि भारत अपनी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस टेस्ट लैब डेवलपमेंट में काफी हद तक बूस्ट कर चुका है। आरटीआरएस कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली में इसने बहुत सारे माइलस्टोन्स को भी अचीव किया था। फॉर एग्जांपल आरटीआरएस जो इंडिया के अंदर हमने इंस्टीट्यूट किया है वो सुपरसोनिक स्पीड को भी टेस्ट कर सकता है। सुपरसोनिक स्पीड सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले तो ऐसा स्पीड जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा टेस्ट है। सेकेंड, फरवरी रिसेंटली में ही गगनयान हमारा जो एक अपकमिंग मिशन है उसमें ड्रोग पैरासूट को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था इसी सिस्टम का यूज करते हुए।
ड्रोग पैरासूट अगर हम देखें तो एक छोटा सा पैरासूट होता है, ये पैरासूट मेन पैरासूट के ओपन होने के पहले ओपन होता है ताकि वो ड्रैग को कम कर सके, क्योंकि अगर हम बड़ा वाला पैरासूट और मेन पैरासूट अगर इनिशियली ओपन कर देंगे तो ड्रैग फोर्स काफी ज्यादा हाई हो सकता है, जिससे कि टीयरिंग हमें देखने को मिल सकती है मेन पैरासूट में। तो मेन पैरासूट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ड्रॉग पैरासूट का यूज करते हैं, तो उसका भी सक्सेसफुल टेस्टिंग हमने इसी फैसिलिटी का यूज करके किया था। प्लस लास्ट एक साल में एज पर एक्सपर्ट माना जाता है कि बहुत सारे अपग्रेडेशन भी हमने इस फैसिलिटी में किए हैं। फॉर एग्जांपल हाई स्पीड कैमरास को हमने माउंट किया है ताकि हमें अच्छी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स मिल सके, ताकि हम पूरी तरह से उसको एनालाइज कर सकें किस तरह के फोर्सेस, किस तरह के इजेक्शंस हो रहे हैं पायलट को कॉकपिट से। एडवांस मेजरमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम को भी हमने इंस्टॉल किया है। सो इन सारे सिस्टम की वजह से कैलकुलेशन जो है, हमारा एफिशिएंसी जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है एयरक्राफ्ट कॉकपिट डिजाइन में या फिर इजेक्शन सीट की कैपेबिलिटी डिजाइन में। So that's all for this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with your aspirants as a subscribe channel for more such content. Thank you very much.